वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। मैं हूं धीरज कुमार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू पे स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो भी कुछ था सारा मटेरियल हमने पढ़ा, उसके शॉर्ट ट्रिक्स जाने, उसके न्यूमेरिकल्स सोल्व किए, उसको अलग अलग तरीके से हमने सोल्व किया, हर एक चीज़ के बारे में हमने डीपली पढ़ा है। आज हम हमारा नया चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर पीछे की जितने भी 3 जो चैप्टर हमारे हो गए हैं, अगर आपने अभी तक देखे नहीं हैं तो जाके प्लीज़ उनको देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक वीडियो के हर एक प्लेलिस्ट के लिंक को जो मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे वीडियो को ढूंढने में। दूसरा, अब हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें कि केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो ये बताती है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, किस तरह से प्रोसीड कर रही है, कितना टाइम रिएक्शन कंप्लीट होने में लेगी या कितना टाइम उसे कंप्लीट होने में लगता है। ऐसी सभी छोटी छोटी चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो कि केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पे हमें काम में आता है। तो हेडिंग डाल के आप लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हमारा 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें रिएक्शन के कुछ मेजरमेंट्स बताती है, रेट ऑफ रिएक्शन बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो हम इसे डिफाइन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को। तो आप लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry which deals with the study of rate of, मैं इसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखता हूं, rate of reaction and its measurements। जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें केमिस्ट्री की ब्रांच बताती है उसे क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो टेल्स and it is also tells about the factors affecting rate of reaction। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगी, एक रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करती है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले ये मान लें हम, जब आप कोई रिएक्शन शुरू करते हो तो टाइम के साथ साथ वो रिएक्शन कंप्लीट होती जाती है। अब कितना टाइम एक रिएक्शन कंप्लीट होने में लेती है उसे तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज करती है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि उसके फैक्टर, आप किस चीज़ से, आप क्या चीज़ ऐसी ऐड करेंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्या चीज़ ऐसी ऐड करेंगे जिससे रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी, कैसी रिएक्शन होंगी जो रेट ऑफ रिएक्शन, जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, कैसे रिएक्शंस वो जो होंगी जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना ज़रूरी होगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इस चैप्टर के दौरान डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें, वीडियो को पूरा देखें
और एनालिसिस करें कि आपने किस पॉइंट को कहाँ पे मिस किया, कहाँ आपको दोबारा से देखना चाहिए। आप इन्हें नोट भी जरूर कीजिएगा नोटबुक के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ मैं डिस्कस कर लूँ आपसे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ये रेट पैसे वाला नहीं है, आप कभी ये सोचे कि भाई आप एक रिएक्शन के कितने दाम लगा सकते हैं, वो वाला नहीं है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप रेट ऑफ, वैसे तो आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। लेकिन हम उनका जिक्र यहाँ नहीं करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है वो कितनी होती हैं। तो जनरली ये 3 तरह की होती हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है फास्ट रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शंस। सेकंड जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं मॉडरेट रिएक्शंस। और थर्ड जो होती हैं वो होती हैं स्लो रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस को आप मीडियम रिएक्शंस भी कह सकते हो। फास्ट रिएक्शंस को आप वेरी फास्ट रिएक्शंस भी लिखते हो, वेरी फास्ट रिएक्शंस। क्या होती हैं ये फास्ट रिएक्शंस एंड फास्ट रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस क्या होती हैं? पहले इन चीज़ के बारे में हम जानकारी थोड़ी सी इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप इसे लिख लेना। देखो, फास्ट रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती है जो हो भी जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। इट मीन्स माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, सेकेंड्स के अंदर जो रिएक्शन कंप्लीट होती हैं, आप उन्हें फास्ट रिएक्शंस कहते हो। फास्ट रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत जल्दी से रिएक्ट करता है, ऐसे रिएक्शंस को आप फास्ट रिएक्शन कहते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो मॉडरेट रिएक्शंस है। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? मॉडरेट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इन मिनट्स एंड आवर्स। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में जो कंप्लीट होती हैं, आप उन्हें मॉडरेट रिएक्शंस कहते हो। जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन मीडियम होती है, जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन मीडियम होती है, उन्हें आप मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस कहते हो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शंस। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं कंप्लीट होने में, साल लग जाते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो महीनों में, साल भर में कंप्लीट होती हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस कहते हो। जैसे लोहे को जंग लगना, ऐसा तो है नहीं कि आप लोहे का टुकड़ा आज लेके आए कहीं से, रख दिया और आज की आज जंग लग गई, उसमें टाइम लगता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनको पूरा होने में टाइम लगता है, उन केमिकल रिएक्शंस को आप स्लो रिएक्शंस कहते हो। समझे आप कि फास्ट रिएक्शंस वो होती हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट होती हैं। उसके बाद मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जो कम टाइम लेती हैं, मतलब मॉडरेट का मतलब जो मिनट लेती हैं, घंटे लेती है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस। दूसरा स्लो रिएक्शंस जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो कंप्लीट होने में, उन्हें आप स्लो रिएक्शंस कहते हैं। तो अब हम इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे कि कैसी कैसी केमिकल रिएक्शंस हैं ये और किस तरह से आप इनको डिफाइन करते हैं। तो एक बार आप लिखेंगे, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। फास्ट जो रिएक्शंस होती हैं, द रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन फ्रैक्शंस ऑफ ए सेकेंड। मैंने कहा ना माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, तो हम यहाँ लिखेंगे द रिएक्शंस विच आर कंप्लीट इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स मतलब जो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर पूरा होती हैं, उन्हें क्या कहते हो आप?
फास्ट रिएक्शंस कहते हो। सेकेंड्स आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शंस। थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप साथ के साथ लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। अगर आपको दोनों चीज़ें एक साथ करने में प्रॉब्लम होती हैं तो आप, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पहले सुने अच्छे से, उसके बाद लिखें। तो पहली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसमें, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल लिखो, बर्निंग ऑफ पेट्रोल को जलाते हो तो वो मिनट या घंटे नहीं लेता जलने में, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो जलता है। दूसरा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, जो कुछ मिनट्स लेती हैं पूरा होने में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मॉडरेट रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, दीज आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस। मॉडरेट मैं यहीं पे डिफाइन करता हूं, आप समझ जाना। दीज आर द टाइप ऑफ reactions which take minutes, hours to complete are called मॉडरेट रिएक्शंस, ठीक है। कॉपी करेंगे इसे, उन्हें आप क्या कहते हो, मॉडरेट रिएक्शंस कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लिखेंगे N2, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, N2 + 3H2, इट विल गिव्स अस 2NH3। ये जो रिएक्शन है ये मॉडरेट केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप केमिकल रिएक्शन हम स्लो रिएक्शंस को लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, दीज आर द टाइप ऑफ रिएक्शंस विच टेक months, years to complete are called slow reactions, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो इनके एग्जाम्पल, ठीक है। मैं यहाँ इसे थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये स्लो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये स्लो है। तो एक बार कॉपी कर लें सबके सब, आप ये कॉपी करें, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो एक बार कॉपी करेंगे, या जो भी टेक्निकल चीज़ें आप जानते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो आप ले सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो बाद में, लेकिन बाद में आपको अगर समझ में आ जाए तो ही लिखें। देखो यहाँ से ये जो है ये फास्ट रिएक्शंस है, ठीक है। मैंने लाइन ड्रा कर दी है। ये जो केमिकल रिएक्शन होगी ये मॉडरेट केमिकल रिएक्शन होगी। तो एक बार लिखें इनको। मैं 2-4 मिनट आपको लिखने के लिए नहीं दे सकता, इतना ज़्यादा टाइम, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें या इनको लिख लें, पॉज करके लिख लें। तो आप लोगों ने लिखा होगा। अब आगे
अब आगे हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और ये चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे? तो हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डाल के आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है हमें। देखो क्या है, पहले हम इसे समझ लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। आप एक चीज़ मानिए, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं, जीरो टाइम के ऊपर उसके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप मान लो, जैसे मैं ये कहूँ, लिखना नहीं है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। एट t इक्वल्स टू 0, मतलब टाइम जब जीरो था तो इसकी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन जरूर होगी। मैं उस कॉन्सेंट्रेशन को A मान लेता हूँ। मैं उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान लूँ? A मान लूँ। अब मैं ये कहूँ कुछ देर बाद एट t इक्वल्स टू, जब टाइम है, वो टाइम है, मान लो टाइम 5 मिनट है, मान के चलो आप 5 मिनट है, तो इसमें से इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0, A माइनस एक्स मोल्स टूट गए। ध्यान से सुनना मेरी बात को। रिएक्टेंट है, टाइम t बराबर 0, इसका मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रही तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो A है, आपने मानी है। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या लोगे आप? 0 के बराबर। उसके बाद 5 मिनट हो जाते हैं रिएक्शन को होते होते। 5 मिनट के बाद ये हो जाता है A माइनस एक्स, मतलब इसमें से कुछ एक्स मोल टूट गई और इसके एक्स मोल बन गए। भाई इसमें से एक्स मोल टूटे तो इसके एक्स मोल क्या हो बन गए। अब ये कहूँ कि एट टाइम t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब अब ये टाइम इतना कि ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई। रिएक्टेंट सारा का सारा किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया। प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी? A के बराबर। समझ गए? ये ही रेट ऑफ रिएक्शन है। ये मेजरमेंट्स को पढ़ना ही रेट ऑफ रिएक्शन है। हमने क्या देखा उस चीज़ को हम थ्योरेटिकली लिखेंगे। जब मैंने रिएक्शन शुरू की तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ थी। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ती गई, अब आगे की तरफ प्रोसीड करती गई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती गई। घटते गए, एक्स मोल्स टूटते गए। एक टाइम ऐसा आया जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ गई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई। इसका मतलब हम इसे डिफाइन करेंगे तो लिखोगे आप, इट इज डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ concentration, the change of concentration of reactant and product with respect to time. With respect to time is called rate of reaction. Rate of reaction, इसे नोट करें आप। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहेंगे? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का घटना और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना किसके साथ? टाइम के साथ। क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो एक बार आप इसे कॉपी करेंगे, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि भाई इसकी एक और डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, काम आएगी, हमें तो याद ही करनी है। डेफिनेशन इसकी एक और लिखते हैं, एक और डेफिनेशन। क्या?
decrease it can be defined as the decrease in concentration of reactant and increase in concentration of product with time is called rate of reaction. कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होना, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ना टाइम के साथ क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। नोट करेंगे दोनों डेफिनेशंस को, फिर हम इसे ये भी लिख देते हैं कि रेट, प्यार से मैं इसे ROR लिखूंगा, समझ जाना। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मैं कैपिटल R और कैपिटल P से इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो नोट कर लें एक बार, फिर हम इसे मिटाते हैं और फिर आगे का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरा कंप्लीट नोट करना है आपको, कंप्लीट। स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हो आप। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, लेकिन हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप की कितने टाइप की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो होती है। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे, किस तरह से, तो ये क्या होती है? तो सबसे पहले मैं ये लिखूं, ये दो तरह की होती है। एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जो होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती हैं ये दोनों? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम, तो लिखेंगे आप हेडिंग डाल के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको एक टाइम इंटरवल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, तो आप क्या कहोगे उसे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज defined for a time interval defined for a time interval
is called average rate of reaction। उसे क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। एक गिवन टाइम इंटरवल के ऊपर हमें अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे? उसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहोगे। तो कैसे, हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा हमें ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ की। देखो यहाँ इस यूनिट के अंदर हम ग्राफ ही ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मानो ये है, एक सेकंड, ये इंक ज़्यादा डल गया इसमें, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, और नहीं भी करोगे तो करना पड़ेगा भाई। अब इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही सकते हो, हमारे तो हाथ ख़राब हुए हैं, आपको तो 1-2 सेकंड का 1-2 मिनट का थोड़ा सा गैप लेना पड़ रहा है। हाँ, तो ये है, देखो ठीक है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ हम किस किस के बीच में बनाएंगे? ग्राफ हम बनाएंगे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में। ग्राफ हम बनाएंगे टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में। मैंने अभी अभी आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना टाइम के साथ। तो मैं यहाँ ग्राफ अगर बनाऊं तो ये देखो, ये कंसंट्रेशन बढ़ी, यहाँ से मैं कुछ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मानता हूँ, यहाँ से ये कंसंट्रेशन डिक्रीज करी। इसका मतलब कि अगर मैं इन्हें मार्क करूँ तो ये कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, टाइम के साथ प्रोडक्ट बन रहा है। ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, टाइम के साथ रिएक्टेंट की जो प्रजाति है वो ख़त्म होते जा रही है। इसका मतलब रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज करते जा रहा है इसकी कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ इंक्रीज करते जा रही है। चलो यहाँ से भी समझ में आ जाता है आपको। एक बार ये ग्राफ बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो ग्राफ है वो डिस्कस कर लेते हैं। मानो यहाँ फिर वही हमें टाइम और कंसंट्रेशन पे ग्राफ बनाना है। टाइम और कंसंट्रेशन पे ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमारा रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बनाते हैं तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो मैंने लगाया डिक्रीज का साइन यहाँ। अगर डिक्रीज करती है तो यहाँ से कुछ कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन में ये मान लूँ, दूसरा कंसंट्रेशन में ये मान लूँ, ये कुछ कंसंट्रेशन C1 है, ठीक है, ये कुछ कंसंट्रेशन C2 है। यहाँ ये जो टाइम है C1 के लिए ये कुछ टाइम T1 है, और यहाँ से ये टाइम T2 है। मार्क कर लेना, कंसंट्रेशन C1 के लिए टाइम T1, कंसंट्रेशन C2 के लिए टाइम T2 है। ये रिप्रेजेंट किया है मैंने यहाँ से, ठीक है। मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ये T2 है और ये जो है T1 है, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा आपको, ये है। अब देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? रेट इक्वल्स टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? C2 माइनस C1, ऐसा ही तो करते हो। आपको चेंज बताना है तो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ऐसा ही तो करोगे। चेंज इन कंसंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, यहाँ से देखो, अब अगर मैं ये कहूँ आपको कि भाई C1 कंसंट्रेशन ज़्यादा है, C2 कंसंट्रेशन कम है, C1 इज ग्रेटर देन C2, अगर C2 में से C1 को घटाओगे तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो यहाँ से देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव साइन के साथ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम तो पॉजिटिव में रहेगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा
टी, तो यहाँ से आप लिखते हो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसे आप ये जरूर लिखेंगे फॉर रिएक्टेंट ओनली, फॉर रिएक्टेंट ओनली। आप यहाँ सारी चीज़ों को छोड़िए, यहाँ इसके साथ ये लिख दीजिए कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव साइन के साथ ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये रिएक्टेंट के लिए आप समझ जाएंगे, रिएक्टेंट के लिए वैलिड है तो ये रिएक्टेंट है। तो इस तरह से आप एक बार नोट कीजिएगा कंप्लीट, फिर हम आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ही पार्ट है, आप नई हेडिंग कोई भी नहीं लिखेंगे फॉर प्रोडक्ट, बस आप ये लिखेंगे फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। लिखनी है तो ग्राफ बनाएंगे हम, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं इसका। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करती है? इंक्रीज करती है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ, ऐसे इधर टाइम और इधर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से इंक्रीज करती है तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन C1 मान लेता हूँ, इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से C1 मैंने कॉन्सेंट्रेशन माना, इस C1 के लिए टाइम भी क्या है? T1, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ इस पॉइंट के ऊपर यहाँ मैं कॉन्सेंट्रेशन C2 मानता हूँ और इस पॉइंट को यहाँ से मैच करता हूँ। एक यहाँ आया पॉइंट, ये जो टाइम है ये टाइम T2 है, ठीक है। उसके बाद मैं रेट लिखूं, रेट ऑफ ए रिएक्शन इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट मीन्स C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम में क्या लिखोगे? T2 माइनस T1, ऐसा ही तो लिखोगे। अगर ऐसा लिखोगे तो देखो C2 कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T2 ज़्यादा है किससे? C1 से। अगर ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय साइन पॉजिटिव, साइन जरूर मेंशन करोगे। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो पॉजिटिव साइन के साथ बनेगा, प्लस ऑफ डेल्टा T। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फॉर प्रोडक्ट ओनली, ये है प्रोडक्ट के लिए। इसका मतलब अब आप अगर एवरेज रेट लिखो, एवरेज रेट इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये तो एवरेज है। काम की चीज़ें दो हैं, रिएक्टेंट के लिए जो रेट लिखी वो और प्रोडक्ट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है वो। आप वो याद रखेंगे, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करने में या रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने में भी। तो एक बार इसे नोट करें, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक बार नोट कर लीजिएगा। तो अब आगे हम पढ़ लें। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन।
नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है या एवरेज जो पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे हेडिंग डाल के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? देखो, अगर हमें कोई बहुत जल्दी कहा जाए, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जल्दी। बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब आपको ये दिया गया कि माइक्रो सेकेंड्स दिए गए हैं कि इतनी सेकंड में एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, आप इसके रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, उसे ही आप क्या कहते हो? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो। तो आप लिखेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर द रेट ऑफ reaction is defined for the rate of reaction is defined for, या ये लिखे defined at a instant time interval is called instantaneous rate of reaction, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो आपको दिया गया है टाइम, उस टाइम से मतलब बहुत कम टाइम दिया गया हो और वहाँ पे आपको रेट निकालनी हो, रेट लिखनी हो, उसे आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो। इसका मतलब कि यहाँ रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू होगा प्लस माइनस, यहाँ डी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? डी। डेल मतलब चेंज, ये भी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। इसका मतलब हम लिख सकते हैं फॉर रिएक्टेंट इट विल बी, रिएक्टेंट के लिए होगी माइनस ऑफ d इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r डिवाइडेड बाय dt, और फॉर प्रोडक्ट ये होगी प्लस ऑफ d, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय dt, ये लिखेंगे। तो आप, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इसे। ये है चेंज, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये इंक कम है रेड कलर की। तो फॉर प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ, फॉर प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? प्लस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय dt। दूसरा फॉर रिएक्टेंट के लिए आपको रेट लिखनी है तो लिखोगे माइनस ऑफ d इंटू, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय dt। ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। एग्जाम्पल लिख लो आप। क्या होता है कि एग्जाम्पल से जल्दी समझ आता है। हमारी सार्वभौमिक रिएक्शन N2 + 3H2 इट विल बी गिव्स अस 2NH3। अब तो ये रिएक्शन अगर आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में ये रिएक्शन घर कर गई है, ये निकलेगी नहीं कभी भी। अमोनिया का प्रोसेस है, निकालना भी मत, अमोनिया का प्रोडक्शन है। जब हम 7th चैप्टर पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन बहुत काम की है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है इसके ऊपर, तो इसे वैसे भी मत छोड़ना और हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कॉमन रिएक्शन है, आसानी से समझ आती है। देखो, अब ये रिएक्शन यहीं पे समझ लेना, आगे की चीज़ें बाद में। देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। आपको क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, मैं इसे प्यार से ROR लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखूं तो इसका मतलब होगा D ऑफ
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt। टाइम जो भी होगा वो लिख देंगे। साइन कैसा, नेगेटिव साइन, ध्यान से सुनना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव साइन के साथ हमने N2 के लिए रेट लिखी, तो माइनस ऑफ डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt, पहला काम। दूसरा आप इक्वल करके लिखेंगे, ये लिखेंगे इक्वल माइनस ऑफ डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। अब आप कहेंगे कि ये 3 कहाँ गया, तो ये जो 3 होता है, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप लोगे वो क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करेंगे, समझ गए। 1/3 ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय dt। अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, ये बराबर होगी इन्हीं दोनों के, क्योंकि एक रिएक्शन की रेट है, ओवरऑल जो रिएक्शन की रेट होगी वो रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसके भी बराबर होगी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के भी बराबर, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 के बराबर भी होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो प्लस ऑफ डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt, पहला काम हुआ। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड में लेके जाना है तो 1/2 और नेगेटिव साइन के साथ। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हैं बेटा। सारी चीज़ें बाद में, पहले ये चीज़ ज़रूर समझ लें कि आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जब एग्जाम के अंदर आप बैठोगे तो केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा। न्यूमेरिकल अगर मिलता है तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया, एक बार रिपीट फिर से कर देता हूँ। जो केमिकल रिएक्शन है वो है Na2 + 3H2, इट विल गिव्स अस 2NH3। अगर ये मिलता है हमें तो आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे। तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन विद रिएक्टेंट, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बतानी है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है, इसका मतलब उसका साइन जो होगा नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो मैंने लिखा माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt। यहाँ अगर इसका कोई भी कोफिशिएंट होता तो उसे आप कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर देते, कॉन्सेंट्रेशन को उससे डिवाइड कर देते, इक्वल्स टू ये भी रिएक्टेंट है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। अब देखिए यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है, मैंने 3 को नीचे लिख दिया, क्यों, इसको डिवाइड कर दिया। फॉर सेम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है आपको प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, तो अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो ये साइन पॉजिटिव का आएगा। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, प्लस ऑफ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना, NH3 का 2 है तो 1/2 d इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई dt। चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमेशा डिवाइड करेंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान से रखें, ध्यान में अच्छे से इसे बिठा लें, अच्छे से दिमाग में एक बार कॉपी कर लें, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, कैसे कैलकुलेट करते हो। तो ये लिखी होगी आपने, फिर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। कुछ नहीं है, हमें रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, हमें प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे रेट ऑफ
अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। देखो क्या है, अपीयर होना, बनना, दिखना, डिसअपीयर होना, खत्म हो जाना या छुप जाना। रिएक्शन के अंदर अपीयर कौन होता है? प्रोडक्ट। रिएक्शन के अंदर डिसअपीयर कौन होता है? रिएक्टेंट। बस यही लिखना है। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी। प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रेट ऑफ अपीयरेंस होगी। तो सपोज ए गिव्स अस प्रोडक्ट बी। ए हमें कोई प्रोडक्ट बी देता है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, ये भी क्या रहेगा? 0 के बराबर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम सिर्फ डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या लिखेंगे? ROD। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होती है? तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो प्रोडक्ट के लिए डिफाइन हो, रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होती है। तो हम लिखेंगे रेट, प्यार से लिखेंगे ROD, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट, डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट। किसके लिए? रिएक्टेंट ओनली। ये रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होती है। अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन concentration of reactant divided by time taken, एक तो रिएक्शन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो चेंज जो होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे ही आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहते हो। इसका मतलब रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या लिखोगे? माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt। कोई ऐसा जिसे नहीं समझ में आया तो वो कमेंट करके बताएं, ठीक है? मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पहले भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है, सिर्फ रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखना है। तो ये, या आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ माइनस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय dt। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट होगी सभी रिएक्शंस के लिए। नेक्स्ट जो होगा रेट ऑफ अपीयरेंस, हेडिंग डाल के लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस आपको लिखना है रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगी? हम यह लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ROA इज डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए डिफाइन होती है, तो इसे रेट ऑफ क्या कहते हैं? अपीयरेंस कहते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस इक्वल्स टू किसके बराबर? प्लस ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है? नेक्स्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या? प्लस ऑफ
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt लिखेंगे, ये स्मॉल t लिखते हैं हम, ठीक है। और अगर आपको ओवरऑल लिखना है तो प्लस ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आप किसी केमिकल रिएक्शन का पता लगाते हैं तो आप लिखें एक बार, ठीक है। एक बार इसे कॉपी करें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से पढ़ते हैं। कुछ और डेफिनेशन हम रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम पढ़ते हैं आगे रेट ऑफ रिएक्शन की दूसरी डेफिनेशन, इसे अप्लाई करना, किस तरह से आप अप्लाई करते हो, ये सब चीज़ें। तो चलिए एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अभी भी आपने पढ़ा, आपको पता भी लग गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए हम एक एक बार इसे लिख लें, हेडिंग डाल के लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। आपको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर पर मोल ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का एक मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन होती है। रिएक्शन के अंदर कितने मोल दे रखे हैं वो उसकी स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे निकालते हैं। तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is always defined for per mole of either reactant or product, either reactant or product, reactant or product is called rate of reaction, is called rate of reaction, ठीक है। ऐसा होता है कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 2a प्लस 3b, इट विल बी गिव्स अस 4c, ठीक है। अब आपको लिखना है, इसमें रेट लिखनी है, ओवरऑल रेट भी लिखनी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी लिखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस भी लिखना है। मैं शुरू करता हूँ। देखो मैंने कहा रेट एक मोल के लिए डिफाइन होती है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे फिर वो प्रोडक्ट का हो। तो कैसे करेंगे, पहले लिखूँ मैं रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस ऑफ ए। चलिएगा एक बार सभी बताएंगे रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों अभी अभी आपने पीछे ही पढ़ा। हमें लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये अगर आपको डिसअपीयरेंस अपीयरेंस में थोड़ा सा आपका दिमाग ज़्यादा लग रहा है और समझ नहीं आ रहा तो आप सिर्फ लिखेंगे ये रिएक्टेंट है, ए जो है वो रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट की रेट कैसे लिखते हैं, नेगेटिव साइन के साथ। इसकी 2 स्टोइकियोमेट्री है तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय dt। समझ गए होंगे, ये पर मोल के लिए डिफाइन होता है, इसीलिए स्टोइकियोमेट्री इसके डिवाइड में चली जाती है।
समझ रहे हो ना कि अगर 2 मोल A के हैं तो कितना प्रोडक्ट बनता है। अगर 1 मोल होता तो आप क्या करते, 1/2 करते इसे, ठीक है ना। मतलब जितना मोल इसका होता उसके कॉन्सेंट्रेशन में डिवाइड में ले जाते। दूसरा नेक्स्ट जो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। ये भी क्या है, रिएक्टेंट है। अगर ये रिएक्टेंट है तो माइनस ऑफ 3 इसकी स्टोइक्योमेट्री है तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय किसके, dt लिखा हमने। नेक्स्ट और लास्ट, अब ये प्रोडक्ट आ गया। अब प्रोडक्ट की तो रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं हम। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन के साथ 4 इसकी स्टोइक्योमेट्री है तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय dt। ये तो हुई रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस। हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या क्या होगा, माइनस ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/3 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू प्लस ऑफ 1/4 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय dt। ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। ये हमने जो निकाली है वे रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इसे कॉपी करें, तो आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बहुत लंबी क्लास हो गई है हमारी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ एक बार आप जब देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, जब लाइव क्लास के अंदर हो आप, तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप कम से कम इसे 2 या 3 बार देखें। जिस भी चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास या सबसे फर्स्ट जो क्लास होती है, आप उसे कम से कम 3 बार देखें। उसका रीज़न ये है कि 3 बार देखने पर आपको जो आप बेसिक जो है, बेसिक फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर होता है, जो बेसिक अगर क्लियर हो जाता है किसी भी यूनिट का या किसी भी चैप्टर का या किसी भी लेसन का, उसके बाद लेसन को समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप एक बार देखेंगे, एक बार भी पूरा नहीं देखेंगे तो कंप्लीट चैप्टर आपको नहीं आएगा। जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपका, जो फर्स्ट डेडिकेशन है लेक्चर के टुवर्ड्स, वो पहले ही आपको दिखेगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा 2 से 3 बार इस लेक्चर को देखें, जितना हो सकता है उसे समझने की कोशिश करें, लिख कर देखें। केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल लिखे, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन लिख के देखें, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख के देखें। टाइम ऐसा है कि आप स्कूल नहीं जा सकते तो आप घर बैठ के कम से कम किसी भी सब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे आराम से दे सकते हो। आप स्कूल में होते हो तो आपके ऊपर बाउंडेशन होती है, हर एक 45 या 50 मिनट के बाद आपका पीरियड चेंज हो जाता है, तो एक सब्जेक्ट को 50 मिनट्स मिलते हैं। अब आप घर पे हो तो आराम से आप 50 दीजिए, 1 घंटा दीजिए, 2 घंटे दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितना ज़्यादा टाइम आप स्टडी को दोगे, एग्ज़ाम जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक आप 5 से 10 बार रिवाइज़ कर चुके होंगे। वैसे स्कूल टाइम के अंदर इतनी बार रिवाइज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, इस लॉकडाउन के टाइम में जितना आप पढ़ोगे आपके अंदर उतना ही इम्प्रूवमेंट आएगा। तो सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है तो खाली टाइम आपके पास में है, मेरे इस 11th क्लास की प्लेलिस्ट को उठाकर आप देख सकते हो, सभी वीडियो लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो 12th क्लास में अगर आप हो गए हो, आपका बोर्ड
बोर्ड के एग्ज़ाम आपके होने हैं, तो इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा समझ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया या बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ गया आपका सिलेबस, तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, आपको एफ़र्ट कम लगाना पड़ेगा। और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको एफ़र्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यही कहूँगा मैं फाइनली कि आप जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर देखिए, पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और चैनल को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स वगैरह के साथ में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, एक चीज़ और, आप देखते हो चैनल, रेगुलर देखते हो, मुझे पता है कि मैं क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास के अंदर आप आते भी हो चैट सेक्शन के अंदर। रिक्वेस्ट ये है कि आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ताकि अगर, और हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट के अंदर पूछें उस चीज़ को, मैं उस चीज़ के बताऊंगा आप लोगों को वो चीज़ क्या होती है, किस तरह से आप उसे सोल्व करोगे, किस तरह से आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसे सोल्व करके दूंगा। लेकिन कमेंट और लाइक करने से क्या होता है, मैं जनरली मेरे ऊपर ही बता देता हूँ आपको, कि इससे मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा काम करने का मन करता है, और ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है। जब अगर आते हो एक वीडियो के ऊपर आप आते हो, पढ़ते हो, चले जाते हो, तो उससे क्या होता है कि ये कोई आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो इससे डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। ये होता है ना कि मोटिवेट होने के लिए बहुत सारे ज़रिए चाहिए, और डीमोटिवेट होने के लिए सिर्फ एक ज़रिया चाहिए। वैसे तो डीमोटिवेट नाम के जो स्पेलिंग है वो मैंने पहले से डिलीट कर रखी है, लेकिन फिर भी आप से रिक्वेस्ट यही रहेगी, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। सेफ रहें, अपने घर पे रहें, और जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करें। थैंक यू अगेन एंड बाय बाय।